यार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेट होने के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ बच्चों। स्टूडियो में कुछ थोड़ा सा इधर उधर प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम लेट हुए हैं पर 1 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मैथ की क्लास करेंगे बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लास 1 और क्लास 2 को बहुत अच्छे से देखा होगा आपने। तो आज हमारा होने वाला है डे नंबर 3 और आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे इसको देख करके कि गुरुजी फिर से आ गया हमारा वही प्यारा और दुलारा टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र। और आज प्यारे बच्चों हम लोग मानव नेत्र में बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। हमने इसके पहले देखा था मानव नेत्र की रचना के बारे में। हमने मानव नेत्र बनाना सीखा था। हमने देखा कॉर्निया क्या होता है, नेत्रोद क्या होता है, पुतली क्या होता है, रेटिना क्या होता है, परिताड़िका क्या होता है, काचाप द्रव देखा था। हमने हर चीज को देखा था। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने ये भी देखा था कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने देखा था निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में हम देख रहे थे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत अच्छे हैं ना आप लोग, जल्दी मुझे बताइए। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम क्लास को शेयर करें। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे हैं सब लोग अपने सारे दोस्तों में, सारे मित्रों में जल्दी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज का हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं। कम से कम क्लास में बच्चों 2000 प्लस बच्चे होने चाहिए। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों एक बार आप सभी लोग पूरी शक्ति लगाकर इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और और है ना, यस ठीक है। आप सभी लोग क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। और हम लोगों ने देखा था कि मानव नेत्र ऐसा भी होता है और मानव नेत्र प्यारे बच्चों ऐसा भी होता है। फिर हम लोगों ने ऐसा भी मानव नेत्र देखा था और बच्चों आगे चलकर ये भी एक मानव ही नेत्र है और ये सभी मानव नेत्र हैं। तो बच्चों क्या आप चाहते हो कि गुरुजी पहले एक बार रिवीजन करा दें? तो जल्दी से बताओ, बहुत स्पीड में एक बार पहले क्लास को आप शेयर कीजिए जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास। मानव नेत्र का ये हमारा तीसरा क्लास है बच्चों। और आप लोगों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। बोलो कौन सा क्वेश्चन था। मैंने पूछा था कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। और इस क्वेश्चन ने प्यारे बच्चों एक रिकॉर्ड बनाया है। पता है आप सभी को? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन मैंने पूछा था मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, ये क्वेश्चन हमने पूछा था। ठीक है। और आप सभी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। बताओ हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि लगभग मुझे लगता है 1,15,000 से भी ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर किया है। बताओ। और ये बच्चों बिहार के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है पहली बार ऐसा हुआ है हमारे चैनल पर कि एक किसी कम्युनिटी पोस्ट में 1,15,000 बच्चों ने उसका आंसर दिया है बच्चों। ठीक है। तो आप लोगों ने 1,15,000 बच्चों ने इसका आंसर दिया है, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। और जिसमें से प्यारे बच्चों अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग जिसमें से 92% बच्चों का सही आंसर आया है। बहुत खुशी मिली मुझे। तो बच्चों आज का मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन है जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। तो प्यारे बच्चों कहते हैं बहुत सारे लोग हाथों की लकीरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन बच्चों जिंदगी में हमें वही मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि जीवन में मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है? अगर आपको लगता है तो मुझे बताएं। गुरुजी बिल्कुल, है ना, मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, मेहनत से। और हाँ अच्छे से बैठिए। कैसे बैठे हैं आप लोग? बिल्कुल शांति से बैठिए, सामने फोन रखिए और इस भाव से बैठिए कि हमें कुछ सीखना है बच्चों, हमें कुछ सीखना है। देखिए हम क्या करते हैं कि जितना कुछ पहले पढ़ चुके हैं बच्चों हम लोग उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस गुरुजी, हम मानते हैं कि मेहनत करके हम है ना चीजों को पा सकते हैं अपने जीवन में। तो हाँ खूब मेहनत कीजिए बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार रिवीजन कराते हैं। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे, फिर आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे, फिर आज की क्लास भी होगी। बच्चों हमारा जो नेत्र होता है वो लगभग गोल होता है।
लगभग कैसा होता है बताओ, हमारा जो नेत्र है वो लगभग कैसा होता है, जल्दी बताओ, नेत्र लगभग कैसा होता है? तो आप कहें गुरुजी लगभग गोलीय होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें नेत्र की, तो ये वाला पार्ट बच्चों क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर हम इसे बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? हम इसे श्वेत पटल बोलते हैं। एक एक चीज का आंसर देना, हम इसे श्वेत पटल बोलते हैं बच्चों। उसके बाद अगर मैं यहां से ये लाइन लेकर जाता हूं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे गुरुजी इसे हम लोग बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? आंख में रक्त पटल हम इसे कहते हैं। और बच्चों उसके बाद हम लोग तीसरी लाइन लेकर जाते हैं, तीसरी लाइन। तो हम तीसरी लाइन को क्या कहते हैं? तीसरी लाइन को, तो आप बोलोगे सर तीसरी लाइन को हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरी लाइन को रेटिना कहते हैं बच्चों। अब आगे हमारा इस तरह से निकाला होता है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरह से निकला हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को क्या कहते हैं? तो गुरुजी हम इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आंख का सबसे बाहरी भाग क्या है बच्चों? तो हम इसे कॉर्निया कहते हैं, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर बच्चों इस तरह से हमारी मांसपेशियां हैं, इस तरह से हमारी मांसपेशियां हैं। इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? इन मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो गुरुजी इन मांसपेशियों को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? पक्षमाभी, है ना, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां, या सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियां हम इन्हें कहते हैं बच्चों। इनका काम है लेंस को पकड़ के रखना। ये हमारे बीच में क्या है? लेंस है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें कहते हैं नेत्र लेंस। हम इन्हें कहते हैं नेत्र लेंस बच्चों। नेत्र लेंस के ऊपर में, नेत्र लेंस के ऊपर में ये क्या होता है? नेत्र लेंस के ऊपर में क्या होता है? जल्दी बताओ। नेत्र लेंस के ऊपर, नेत्र लेंस के ऊपर में क्या होता है? ठीक है, तो नेत्र लेंस के ऊपर की अगर हम बात करें गुरुदेव, अगर हम ऊपर की बात करें, नेत्र लेंस के ऊपर की बात करें, ठीक है, तो नेत्र लेंस के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेत्र लेंस के ऊपर की अगर हम बात करते हैं, तो ऊपर में होता है हमारा, क्या होता है बच्चों? ऊपर में आइरिस होता है गुरुजी, ऊपर में हमारा आइरिस होता है, ऊपर में हमारा आइरिस होता है बच्चों। उसके बीच में एक स्थान होता है, उनके बीच में एक स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश जाता है। बीच में हमारा स्थान है जिससे होकर प्रकाश जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं गुरुजी? हम इन्हें पुतली कहते हैं, हम इन्हें पुतली कहते हैं बच्चों, हम इन्हें पुतली कहते हैं, पुतली, ठीक है। इनके बीच में कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो भरा होता है, इसका क्या नाम है? जल्दी बताओ, इनके बीच में क्या भरा होता है? तो प्यारे बच्चों, इसके बीच में जो जलीय द्रव भरा होता है, इसका क्या नाम है? जो जलीय द्रव भरा होता है गुरुदेव, इनका नाम है हमारा नेत्रोद। हम इन्हें बोलते हैं नेत्रोद बच्चों। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव जब भरा होता है हम इन्हें नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, तो एक बार आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके इस क्लास को सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। ये हमारा नेत्रोद होता है, और इनके बीच में क्या भरा होता है? यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ क्या भरा होता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा जलीय द्रव भरा होता है, हम इन्हें सॉरी काचाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव भरा होता है बच्चों। सबसे पीछे हमारा क्या होता है? सबसे पीछे हमारा क्या होता है? तो सबसे पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सबसे पीछे वाले पार्ट को जल्दी बता दो गुरुजी। सबसे पीछे वाले पार्ट को रेटिना कहते हैं। और ये हमारे पास जो है, इसे हम लोग तंत्रिका स्नायु, है ना, तंत्रिका स्नायु, है ना, तंत्रिका स्नायु कहते हैं इस पार्ट को, तंत्रिका स्नायु कहते हैं इस पार्ट को, या दृक तंत्रिका भी कहते हैं बच्चों। यहां पर एक पार्ट है, यहां एक उभड़ा हुआ पार्ट है, कोई बता सकता है? सबसे पहले जहां सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है आंख में, जहां सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, उसका नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, जहां पर आंख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर जहां सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है इसका नाम है पीत बिंदु। क्या नाम है? हम इन्हें पीत बिंदु कहते हैं, जहां सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, ये वाला पार्ट जहां रेटिना नहीं होता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बच्चों को एक एक पॉइंट याद है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कहीं प्रॉब्लम है बच्चों। मैं देख रहा हूं एक एक पार्ट आपको याद है, हर एक चीज याद है, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, हम इसे कहते हैं ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंड पॉइंट, यानी हम इसे कहते हैं बच्चों, हम इसे क्या बोलते हैं?
जल्दी बताओ। अंध बिंदु, हम इन्हें बोलते हैं बच्चों अंध बिंदु। अंध बिंदु कहते हैं, यानी आंख के बारे में हर चीज आपको पता है बहुत अच्छे से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है गुरुजी मैं इसको बहुत अच्छे से बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि सर मैं इस फिगर को बहुत अच्छे से एग्जाम में बना सकता हूं। और अगर आप 10th क्लास में हैं और आंख के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो समझिए बच्चों कोई ना कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा रिवीजन कराया था बहुत अच्छे से। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे। तो बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या आप तैयार हैं? बताइए जल्दी से यस और नो। यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा जो आंख है उसका आकार लगभग कैसा है? तो आपका आंसर आना चाहिए जल्दी से। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं माउस में आंसर आना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जो नेत्र है बच्चों उसका आकार कैसा है? तो आंसर आना चाहिए बच्चों कि हमारा जो नेत्र है उसका आकार गोलाकार है। हमारा जो नेत्र है इसका व्यास कितना होता है? तो हमारा जो नेत्र है इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो नेत्र है बच्चों उसमें कौन सा लेंस लगा है ना, हमारा हमारा जो नेत्र है वो किस लेंस की तरह काम करता है? तो बच्चों हमारा आंसर आना चाहिए कि हमारा जो नेत्र है, अरे पता नहीं कमेंट ही नहीं आ रहा है, किस लेंस की तरह काम करता है? तो बच्चों आंसर आना चाहिए कि वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हमारे नेत्र का सबसे बाहरी बिंदु कौन सा है? तो आंसर आना चाहिए बच्चों सबसे बाहरी बिंदु, हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो आंसर बच्चों कॉर्निया होना चाहिए, कॉर्निया। हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है ना? अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है बच्चों? अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों आंसर होगा हमारा किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा, माफ करिए है ना, कॉर्निया द्वारा, सॉरी बच्चों, कॉर्निया द्वारा अधिकांश अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे नेत्र में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? हमारे नेत्र में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? तो बच्चों हमारे नेत्र में जो प्रकाश है वो प्रवेश करता है पुतली से होकर। किससे होकर? पुतली से होकर। अगर आपसे पूछा जाए पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों याद रखना पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला कौन है ना? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कौन, बताइए? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है बच्चों आइरिस। आइरिस। हमारी आंखों का रंग कौन तय करता है? हमारी आंखों का रंग कौन तय करता है? तो बच्चों हमारी आंखों का जो रंग है वो तय करता है कौन? तो वो आइरिस तय करता है। आइरिस ही तय करता है आंखों का रंग कैसा होगा। अगला आता है बच्चों आइरिस तय करता है नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में बच्चों जो दान किया जाता है वो भाग है क्या? आंखों के कॉर्निया दान किया जाता है बच्चों, कॉर्निया, इसी है ना, कॉर्निया दान किया जाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए नेत्र लेंस की लंबाई, नेत्र लेंस की लंबाई और चौड़ाई है ना, जो नेत्र लेंस होता है उसका आकार कौन तय करता है? नेत्र लेंस का आकार कौन तय करता है? तो कहना बच्चों नेत्र लेंस का जो आकार है वो तय करता है सिलियरी पेशियां। तो प्यारे बच्चों सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां तय करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में कहां बनता है? तो बच्चों किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख में रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है बच्चों? तो कहते हैं कि वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है बच्चों? छोटा बनता है। ठीक है ना। हमारी आंख में जो रेटिना है उसमें कितने प्रकार की कोशिका होती है? रेटिना में कितने प्रकार की कोशिका होती है? तो रेटिना में बच्चों 2 प्रकार की कोशिका होती है। अब मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मैंने बच्चों कैमरा लिखा था, एक तरफ कैमरा लिखा था और एक तरफ बच्चों हमने आंख लिखा था। तो हमारा जो कैमरा है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है बच्चों? कैमरे में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आप बोलोगे गुरुजी कैमरे में उत्तल लेंस होता है। हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है?
तो इसमें भी दोनों तरफ उत्तल ही होता है, तो हम इसे द्वि उत्तल या उभय उत्तल कहते हैं। द्वि उत्तल या उभय उत्तल, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो सिर्फ बच्चों उत्तल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो काम कैमरे में शटर का होता है, जो काम कैमरे में शटर का होता है, शटर का, वो काम हमारी आंखों में किसका होता है? शटर जो कैमरे को बंद करता है, पता है ना आपको? हाँ सर, जो काम बच्चों शटर का होता है कैमरे में, वो काम हमारी आंखों में कौन करता है? तो गुरुजी जो काम शटर का होता है वो काम हमारी आंखों में करता है पलक, है ना, हमारी जो पलकें हैं, हमारी जो पलक हैं ये करता है। जो काम बच्चों कैमरे में फिल्म का होता है, जो काम कैमरे में फिल्म या रील का होता है, रील का जो काम होता है वो काम हमारी आंखों में कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि जो काम कैमरे में फिल्म का होता है वो काम हमारी आंखों में कौन करता है? बच्चों फिल्म क्या करता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो बच्चों हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनाने का काम रेटिना करती है। तो जो काम फिल्म का होता है वही काम हमारी आंखों में रेटिना का होता है। जो काम कैमरे में डायफ्राम करता है, जो काम कैमरे में डायफ्राम करता है यानी प्रकाश को बढ़ाना और घटाना, जो काम कैमरे में डायफ्राम करता है वो काम हमारी आंखों में कौन करता है? तो बच्चों प्रकाश को घटाना और बढ़ाना ये काम कैमरे में डायफ्राम का होता है, और हमारी आंखों में ये काम किसका होता है? तो प्यारे बच्चों हमारी आंखों में ये काम पुतली का होता है। कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये काम पुतली का होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था आंख की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ाकर और घटाकर दूर और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखता है। आंख के उस गुण को क्या कहते हैं जिसकी वजह से आंख अपनी फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर और नजदीक की वस्तु को देखता है। आंख के इस गुण को बच्चों समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं, है ना। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देखता है उस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र साफ साफ देख सकता है उस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो बच्चों हम उस न्यूनतम दूरी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बच्चों ये बताओ एक सामान्य मनुष्य के लिए यह दूरी कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य के लिए यह दूरी कितनी होती है? तो बच्चों एक सामान्य मनुष्य के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए बच्चों अधिकतम बिंदु, एक सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम बिंदु क्या है, यानी अधिकतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या है? तो बच्चों अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी अनंत है। पूछा जाए कि बच्चों निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आने वाला है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। मेरे साथ रोहित कुमार है, सुजीत कुमार है, अंकित कुमार। सबसे पहला उत्तर किसका आता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों हम इसे दृष्टिपरास कहते हैं। हम इन्हें दृष्टिपरास कहते हैं। इनके बीच को दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों हम आपको ये भी बताए थे, है ना, हम आपको ये भी बताए थे कि दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? बताओ। जब दृष्टि दोष होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? रेटिना के पहले या रेटिना के बाद, या दोनों स्थिति में हो सकते हैं। तो बच्चों दृष्टि दोष तब होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब या तो रेटिना के पहले बने या रेटिना के बाद बने बच्चों, तभी दृष्टि दोष होता है। पहले बनने से या बाद बनने से दृष्टि दोष होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि सामान्यतः दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ कि सामान्यतः जो दृष्टि दोष हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों का आंसर है कि गुरुजी सामान्यतः दृष्टि दोष जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे
है ना, हम लोग निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके थे, बोलो हाँ या ना जल्दी से। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखो बच्चों, पढ़ने से ज्यादा है ना, पढ़ने से ज्यादा उसको रिवीजन करना। क्या आप निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, बताइए हाँ या ना। इसमें बच्चों कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखती है, निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखेगी, बताओ कहाँ की वस्तु साफ दिखेगी और कहाँ की वस्तु नहीं दिखेगी बच्चों, नहीं दिखेगी, बताओ कहाँ की वस्तु साफ दिखेगी। तो आप बोलोगे सर कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दिखेगा फिर भी आंख में दोष, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट साफ दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा। बच्चों इसके कारण को बताने वाले को 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। इनके कारण बताओ, इनके कारण बताओ, ठीक है। पहले ये बताओ कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है या रेटिना के बाद बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है या रेटिना के बाद बनता है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आंख है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, माफ कीजिएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पहले बनता है या बाद बनता है। तो आप बोलोगे गुरुजी मेरे ये हमारा लेंस है, ये हमारा बच्चों रेटिना है, वस्तु का प्रतिबिंब पहले बनता है या बाद में। तो आप बोलोगे सर ध्यान दीजिए ऐसी स्थिति हो जाती है गुरुदेव मेरे, ठीक है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो एक बच्चा बाद में कह रहा है, आप नहीं पढ़े थे सॉरी, प्रतिबिंब पहले बनता है। बच्चों प्रतिबिंब कहां बनने लगता है बताओ, ना वस्तु का प्रतिबिंब पहले बनने लगता है, ठीक है। हाँ, पहले बनता है निकट दृष्टि दोष में। अब इसके कारण को बताइए, अगर आप एक भी कारण बता दिए तो मैं आपको मान जाऊंगा बच्चों, ठीक है। अब जल्दी बताओ इसके कारण कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इनके कारण, निकट दृष्टि दोष के होने के कारण बताइए। नंबर 1 सबसे पहला हम बताए होंगे कि बच्चों ऐसी स्थिति होने से क्या होगा, फोकस दूरी कम होना। तो पहला होगा फोकस दूरी कम होना, फोकस दूरी कम होना। अब बच्चों फोकस दूरी कम हुआ है तो जैसे फोकस दूरी कम हुआ है, और दूसरा लेंस का पतला होना, लेंस का बच्चों पतला होना, लेंस का पतला होना, या फिर कह सकते हैं लेंस का लंबा होना, सीधा बोलो ना, लेंस का लंबा होना भी है बच्चों। तीसरा बताओ, लेंस लंबा होगा ना तो लेंस मोटा हो जाएगा, तो लेंस का मोटा होना बच्चों, लेंस का मोटा होना, ठीक है। और बच्चों चौथा क्या था, नेत्र लेंस, ध्यान दीजिए ये हमारा लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, नेत्र और रेटिना के, है ना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, बीच की दूरी बढ़ जाना, बीच की दूरी बढ़ जाना, ये है बच्चों रीजन, ठीक है। अगर यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आपको मालूम है, तो एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में यस लिखें, गुरुदेव यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट है। जो बच्चे एक साल में भी ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आप 3 दिन के क्लास में बहुत अच्छे से एक चीज को बार बार पढ़ के आप पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यस और नो। अगर कर चुके हैं तो अब चलिए, मैंने पहली बार बोल रहा हूं इस क्लास में, एक भी बार मैंने नहीं बोला है, क्लास को लाइक कीजिए बच्चों फटाफट, जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए। और लाइक की जो संख्या है मेरे बच्चे, अभी कम से कम 1.6K होनी चाहिए। सब लोग क्लास को लाइक करें। और अब आने वाला है अमेजिंग फैक्ट, तो एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास, बहुत तेजी में आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह मैंने बोला था बच्चों 2K लाइव का, ठीक है, यहां तक पहुंचाने का एक मतलब मैंने बोला है, बस आप लोग जहां तक कर सकते हो, इसमें कोई दबाव नहीं है। तो जरूर बच्चों मुझे पता है कि 16-1700 तो बच्चे भी लाइव आ ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग कर दीजिए शेयर। कर दिया आपने, यस और नो? जल्दी शेयर करो मेरे बच्चे, बहुत तेजी में शेयर करो, ठीक है। और आप लोगों का हो गया शेयर, आ जाइए। तो प्यारे बच्चों अब हम अमेजिंग फैक्ट्स पे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई पर फिर से वापस आते हैं। आइए आपके सामने कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। पहला अमेजिंग फैक्ट्स को समझेंगे और बहुत अच्छे से बताना कैसा लगा। चलो बच्चों इनका नाम बताइए जल्दी से। इन्हें कितनी आंखें हैं सबको मालूम है बच्चों, सबको पता है कितनी आंखें हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रहा था आपसे। अब यहां से फैक्ट होता है कि हमारी आंखों में लगभग 107 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों ये सही हो सकता है कि हमारी आंखों में 107 मिलियन कोशिकाएं होती हैं? सोचकर आपको आश्चर्य होगा बच्चों, बहुत आश्चर्य होगा।
अगला इमेजिन फैक्ट आता है कि आंखों में मौजूद यह करोड़ों सेल्स यानी करोड़ों कोशिकाएं हमें हमारे आसपास मौजूद सभी चीजों को काफी डिटेल में देखने में मदद करती हैं। तो बच्चों हमारे नेत्र में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें वस्तुओं को डिटेल में देखने में मदद करती हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिटेल में देखने में मदद करती हैं? तो बच्चों वो है हमारा सेल। वो हमारा सेल ही है जो वस्तुओं को डिटेल देखने में हमारी मदद करती हैं। अगला हमारा फैक्ट आता है कि आंखों में मौजूद 100, 107 या 100 मिलियन सेल्स को रोड्स कहा जाता है, जो कि हमें अंधेरे में देखने में काफी मदद करती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 107 मिलियन में, ध्यान दीजिए, 107 मिलियन में लगभग 100 मिलियन सेल्स जो है वो रोड्स हैं। मैंने बताया था आपको शंकु और क्या था, क्षर कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्षर कोशिकाएं हैं जो हमें अंधेरे में देखने में काफी मदद करती हैं। ये आप देख सकते हैं, यही कोशिकाएं हैं बच्चों जो हमें अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या आता है कि हमारी दोनों आंखें एक समान दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि एक आंख का दृष्टि कम होता है तो दूसरे में थोड़ा अधिक। ये बात कितने बच्चों को मालूम था, बताइए? क्या आपने कभी सोचा था कि सर ऐसा सच में होता है? ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग दोनों आंखों से समान नहीं देख सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। बहुत, ठीक है ना, बहुत एकदम ये है कि हम लोग बच्चों, रोड मतलब क्या होता है सर? रोड मतलब क्षर होता है, क्षर, हिंदी में उसे क्षर कहते हैं, अंग्रेजी में रोड कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग दोनों आंखों से समान नहीं देखते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि मानव नेत्रों के प्रमुख भाग इस तरह है। मानव नेत्रों के अगर प्रमुख भाग आपसे पूछा जाए तो बच्चों कौन कौन से हैं? सबको पता है, चलिए बताइए, मानव नेत्र के कोई एक भाग का नाम बताओ। आप बोलोगे सर कॉर्निया, दूसरा बताओ सर, दूसरा क्या है? आईज, तीसरा बताओ पुतली, चौथा नेत्र लेंस, पांचवा हमारा रेटिना, छठा बताओ। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं दृक तंत्रिका। तो हमारे मानव नेत्र के कुछ प्रमुख भाग इस प्रकार हैं बच्चों: नेत्र पटल या स्वच्छ मंडल, दृक तंत्रिकाएं, दृष्टि पटल यानी रेटिना, अभिनेत्र लेंस, पुतली, परितारिका, नेत्र गोलक, है ना, क्रिस्टलीय लेंस, ये सभी हमारे आंख के भाग हैं बच्चों। आगे हमारा फैक्ट आता है कि मानव आंखों में उत्तल लेंस होता है। क्या आपको ये पहले से मालूम था? यस गुरुजी, ये हर बच्चे को मालूम है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि कुत्तों को हरे और लाल रंग में अंतर नहीं पता लगता है। शायद ये फैक्ट पहले भी हो चुका है। तो बच्चों क्या ये सही है कि कुत्तों को हरा और लाल रंगों में कोई अंतर पता नहीं चलता बच्चों? ठीक है ठीक है, ये फैक्ट सुनकर किसी को हंसी आई तो बताओ, और बहुत हंसी आई होगी कि कुत्ते को है ना हरा और रेड रंग में अंतर नहीं पता चलता है। इसलिए कुत्ता को ये मत कहना कि भाई ये हरा सेब खा लो या फिर ये लाल सेब खा लो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता दोनों में अंतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि आंख शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां रक्त वाहिकाओं को माइक्रोस्कोप के बिना देखा जा सकता है। बच्चों एकदम सही बात है, ठीक है ना। आंख एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां रक्त वाहिकाओं को, यानी कि रक्त की जो नसें हैं उसको बिना माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हैं। बताओ क्या आप हाथ में उन नसों को उतने क्लियर से देख सकते हैं? रक्त को ले जाने वाली जो पतली पतली कोशिकाएं हैं, क्या उसको आप हाथ में देख सकते हैं? नहीं गुरुजी, उतना क्लियर नहीं देख सकते हैं जितना क्लियर बच्चों आप आंख में देख सकते हैं। तो ये इमेजिन फैक्ट आपको कैसा लगा? आप मुझे जरूर बताना कि सर बहुत अच्छा फैक्ट था कि आंख शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां रक्त वाहिकाओं को माइक्रोस्कोप के बिना देखा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों बताओ हमारे शरीर की सबसे जटिल बनावट किसकी हुई है? हमारे शरीर में सबसे जटिल बनावट किसकी हुई है? तो बच्चों सबसे जटिल बनावट की बात करते हैं हमारे शरीर में तो वो हुआ है इसका मस्तिष्क का। उसके बाद बच्चों दूसरा किसका हुआ है? तो दूसरा बच्चों हमारे नेत्र का हुआ है। अगला हमारा फैक्ट आता है कि आंखें अपनी स्वयं सफाई करती हैं। बच्चों आप देखते होंगे, क्या हम लोग अपनी आंखों की सफाई करते हैं? नहीं सर, आंखें स्वयं अपनी पूरी सफाई कर लेती हैं और उसके बाद हम लोग ऐसे करके बाहर निकाल लेते हैं। तो आंखें स्वयं अपनी सफाई करती हैं, इस चीज को याद रखना। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे संवेदनशील कोशिकाएं कहां होती है, अगर पूरे शरीर में सबसे ज्यादा संवेदनशील कोशिकाएं कहां होती हैं,
तो बच्चों सबसे ज्यादा संवेदनशील कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो सबसे अधिक संवेदनशील कोशिकाएं हमारी आंखों में ही होती हैं, याद रखना बच्चों। अगला आता है कि कलर ब्लाइंड पैदा होते बच्चे, है ना, ध्यान देना, कलर ब्लाइंड पैदा होते हैं बच्चे, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कलर ब्लाइंड जन्म से ही होते हैं, यानी कि उनको रंगों में पता नहीं चलता कि कौन सा रंग कैसा है। तो ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि कलर ब्लाइंड पैदा होते हैं बच्चे। अच्छा सॉरी बच्चों, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड पैदा होते हैं, ठीक है ना, यानी उनको रंगों में अंतर बचपन में नहीं पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं कि आंखें मामूली चोट से खुद को ठीक कर सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, छोटी मोटी चीजों से हमारी आंखें अपने आप को ठीक कर सकती हैं, क्या ये आपको पता है? हाँ सर, छोटी मोटी चीजों से आंखें अपने आप को ठीक कर सकती हैं चोट से। कहते हैं आंखें जल्दी ठीक हो जाती हैं उचित देखभाल के साथ। आंख को कॉर्निया खरोच की मरम्मत में केवल 48 घंटे लगते हैं। शायद मैं ये पहले बता चुका हूं कि 48 घंटे में ये, है ना, अगर आंख की अगर कॉर्निया खराब हो जाए, ये हमारा कॉर्निया है, अगर ये खराब हो जाए तो 48 घंटे में ये अपने आप को ठीक कर सकती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा आता है, एक इंसान के आंखों का वजन लगभग 8 ग्राम के आसपास होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि हमारे आंख का जो वजन है वो कितना होता है, तो आपने बताया था हमें वजन क्या होता है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों कि नीली आंखें वाले लोग दूसरों की तुलना में रात में ज्यादा साफ होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, नीली आंखों वाले लोग दूसरों की तुलना में रात में ज्यादा साफ होते हैं। तो अगर आपकी नीली आंखें हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप रात में खूबसूरत देखने वाले हैं। आप रात में बहुत खूबसूरत दिखेंगे बच्चों, अगर आपकी आंखें नीली हैं तो। नेक्स्ट हमारा फैक्ट आता है कि जिन लोगों की आंखें नीली होती हैं उनमें दूसरों की तुलना में शराब को सहन करने की बेहतर क्षमता होती है। तो बच्चों ये भी कोई फैक्ट है, इस फैक्ट को तो उनके मुझे हंसी आ रही है कि अगर आपकी नीली आंखें हैं तो आप शराब का जो नशा है उसको ज्यादा देर तक झेल सकते हैं। यह है बच्चों, खैर इसको ट्राई नहीं कीजिएगा कभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट आता है कि एक साधारण व्यक्ति की आंखें हर सेकंड 50 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप 50 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों की डॉल्फिन मछली अपनी एक आंख खुली रख सकती है ना, खुली रखकर सोते हैं। ये तो बहुत अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि एक मछली है जिसका नाम है डॉल्फिन मछली, और वो जब सोती हैं तो एक आंख खुली रखती हैं। ये फैक्ट आपको बहुत गजब लगा होगा। और बच्चों आपने ये भी सुना होगा कि हम लोग जो है सर 2 आंखों का वजन 8 ग्राम है। नहीं बच्चों, एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। ठीक है, 2 आंख नहीं बच्चों, सिर्फ एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है इंसान का। ठीक है बच्चों, शरीर के आधार पर अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी आंखें किसकी होती हैं? शरीर के आधार पर सबसे छोटी आंखें बच्चों हाथी की होती हैं, और शरीर के आधार पर सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं? तो आपको पता होगा सबसे बड़ी आंखें, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखना कि शरीर के आकार के अनुसार सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं। चलो बच्चों, तो आपने देखा कि डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो एक आंख खुले रहकर सोती है। अगला हमारा आता है, हो गया बच्चों ये हमारे अमेजिंग फैक्ट थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के अमेजिंग फैक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो कैसा लगा अमेजिंग फैक्ट मुझे जरूर बताना बच्चों। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट्स कैसे लगे आपको बताओ मुझे, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नया सीखा होगा आपने बहुत अच्छा लगा होगा, और लगभग बच्चों आंखों के बारे में सारे अमेजिंग फैक्ट्स हमने आपको बता दिए हैं, तो कोई नया फैक्ट्स नहीं बचा है अब। ठीक है सर, हिरन का होता है। चलिए बच्चों, एक बार दोस्तों में शेयर कर लेना जो लोग नहीं किए हैं। तो आगे बढ़े आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग बच्चों दृष्टि दोष को पढ़ रहे थे, जहां हमने आपको निकट दृष्टि दोष बता दिया था। उसके पहले बच्चों मैं आपसे एक दो चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो? यस और नो? तो प्यारे बच्चों ये मैं पूछना चाहता था आपसे। पहली बात ये थी कि हमारा जो 2 प्रकार का लेंस होता है, लेंस कितने होते हैं? 2। मैंने आपको पढ़ाए थे कि लेंस 2 होते हैं। पहला बच्चों जिसका नाम है उत्तल, क्या है? उत्तल। और दूसरा जिसका नाम है अवतल। बच्चों उत्तल किरणों को क्या करता है? उत्तल लेंस जो है ये किरणों को क्या करता है? तो आप बोलोगे गुरुजी उत्तल लेंस जो होता है ये किरणों को ये है ना, ये किरणों को एक जगह सिमट देता है। कोई भी किरण है तो उसको एक जगह ला करके रख देता है, यानी ये किरणों को आप कह सकते हो अभिसारित करता है। उत्तल लेंस जो है ये किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं बच्चों अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस।
हम इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। बच्चों ये बताइए कि ये किरणों को क्या करते हैं, अवतल लेंस किरणों को क्या करते हैं? तो गुरुजी अवतल लेंस किरणों को ज्यादा दूर तक भेजते हैं। इस प्रकार से किरणों को ज्यादा दूर तक भेजते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये किरणों को बहुत ज्यादा दूर तक भेजते हैं, इसलिए हम इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। तो बच्चों ये है ना, ये किरणों को अपसारी करता है, हम इन्हें अपसारी लेंस का यूज करेंगे। अगर ज्यादा दूर तक अगर आप किसी किरण को भेजना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? ज्यादा दूर अगर किरणों को भेजना है तो आप किसका यूज करेंगे, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ज्यादा दूर तक अगर हम किरणों को भेजना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे अवतल का। ज्यादा दूर तक भेजना है तो हम यूज करेंगे अवतल का। और अगर किरणों को कम ही दूरी में रखना है तो यूज करेंगे बच्चों उत्तल का। किसका? उत्तल। यानी उत्तल क्या करता है, किरणों को बहुत कम ही दूरी पर सिमटा देता है, और अवतल क्या करता है, ज्यादा दूर तक भेजता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं निकट आपको पढ़ा दिया था मैंने, अब लिखिए जल्दी से दूरदृष्टि दोष। क्या लिखे? दूरदृष्टि दोष। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात बताओ, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे बताओ। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में फिगर को समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। पहले फिगर समझिएगा, दूरदृष्टि दोष के फिगर, कोई भी चीज पढ़िए उसका फिगर पहले समझिए, ठीक है। तो ये है बच्चों इनका फिगर, ध्यान दीजिएगा कि उनका फिगर है, ये वाला फिगर आने वाला है, ठीक है ना। ये बच्चों उनका क्या है, फिगर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो ठीक है, ये हमारा लेंस है बच्चों। अब लेंस से दूरदृष्टि दोष में पहले ये बताओ कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब, तो पहले बच्चों वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लगभग देखेंगे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में। तो बच्चों रेटिना के बाद में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उसको कहां की वस्तु साफ दिखेगी। तो सर दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, दूर दिखेगा साफ साफ, फिर भी उसे दृष्टि दोष है, यानी दूर की चीजें, बहुत दूर से आते हुए लोगों को वो देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। बहुत दूर से अगर कोई चीज है, कोई दुकान है, कोई मॉल है, कोई टावर है, तो उसको आराम से देख पाएंगे, लेकिन पास में आकर के वो जो सुई होता है उसमें धागा नहीं कर पाएंगे। पास की चीजों को, पास में जो हमारे सिर में जो होता है उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज है बच्चों कि इनमें क्या होगा दूरदृष्टि दोष में, कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी परंतु निकट साफ नहीं दिखेगा, तो हम इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिखिए, कॉपी लिखिए, फटाफट से निकालिए कॉपी, लिखिए बच्चों दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए, परिभाषा। तो लिखते हैं, आइए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखिए, दूरदृष्टि दोष है ना। कहते हैं नेत्र में पाए जाने वाले ऐसे दोष, नेत्र में पाए जाने वाले ऐसे दोष, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, साफ साफ देख पाता है, परंतु उसे नजदीक की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। नजदीक की वस्तु देखने में क्या होती है बच्चों, देखने में कठिनाई होती है बच्चों। लिखने का अपना अपना तरीका है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसा नेत्र जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखे परंतु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सके, उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। तो प्यारे बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको लिख सकते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें फटाफट से। यस गुरुजी, यस। दूरदृष्टि दोष अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो इसे बच्चों दूरदृष्टि दोष कहते हैं।
ठीक है। अब बताइए कि दूरदृष्टि दोष होने में कौन कौन से कारण हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष होने के कारण बताएं, जल्दी से कारण बताइए जल्दी से, तो आपको पता होना चाहिए कारण। आप फिगर के बिना कारण कैसे बताओगे। तो आप बोलोगे सर मैं कारण बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मैं कारण बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों कारण बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन से कारण है। तो सर कारण देखिएगा एकदम ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर हमारा एक लेंस होगा और इस प्रकार से वस्तु होगी, और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा पीछे बनेगा। तो सबसे पहले बताओ लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो बच्चों नंबर 1 लिखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जल्दी बताओ फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाना बच्चों, फोकस दूरी बढ़ जाना। यह है बच्चों पहला कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। बच्चों फोकस दूरी बढ़ गया, इसके पहले भी रीजन होगा, फोकस दूरी इसलिए बढ़ गया। अब ये बताओ नेत्र लेंस क्या हो गया, नेत्र लेंस लंबा हो गया या छोटा हो गया। सर दूर जाने पर जब लेंस छोटा होगा तो वह अवतल की तरह काम करेगा। किरण बहुत दूर गया है मतलब ये अवतल की तरह काम कर रहा है। तो लिखेंगे बच्चों लेंस का, क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस का छोटा होना, नेत्र लेंस का जल्दी बताओ बच्चों क्या होना, हाँ नेत्र लेंस का छोटा हो जाना। ठीक है बच्चों, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, है ना। अब बताओ इसमें लेंस पतला हुआ या मोटा हुआ जल्दी। तो मैं लिख के छोड़ देता हूं नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का डॉट डॉट होना। बताओ मोटा या पतला। अब बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा कि जो नेत्र लेंस है इसकी और रेटिना के बीच की दूरी, अब बताओ क्या हो जाएगा। नंबर 4 में नेत्र लेंस तथा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, तथा रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी डॉट डॉट होना। बताओ इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखना, नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का पतला होना, पतला होना, और दूसरा बच्चों नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम होना, है ना, घट जाएगा ना, कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये मोटा होगा, जब जैसे ये मोटा हो जाएगा तो बच्चों ये इसकी दूरी कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे दूरी कम हो जाना। तो ये थे बच्चों इनके, ये थे इनके क्या, ये थे इनके कारण। अब बताओ इस दोष को निवारण कैसे करोगे, कैसे ठीक करोगे। तो हाँ तो बोलोगे सर इसको ठीक करने के लिए चश्मा चाहिए, इसके लिए बच्चों इसको ठीक करने के लिए चश्मा चाहिए। तो बताओ कौन सा चश्मा पहनोगे आप, इसको ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा पहनेंगे आप। तो आप कहोगे सर ध्यान दीजिए इसको ठीक करने के लिए ये हमारा ना, ये हमारा बच्चों नेत्र है और ये हमारा नेत्र है बच्चों, इस प्रकार से हमारा नेत्र है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा नेत्र है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, अभी क्या है कि किरणें जो है वो बहुत दूर बन रही है, इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा है, यहां से गया और यहां बन रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए बताओ सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसको ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक लेंस लगाएंगे, क्योंकि किरणों को बहुत कम दूर लाना है, किरणों को बच्चों कम दूर लाना है, किरणें अभी बहुत दूर जा रही हैं, कम लाने के लिए यहां पर एक उत्तल लेंस लगाएंगे। अब जैसे बच्चों हम एक चश्मे में उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये किरणें सिमट जाएंगी, यानी ये किरणें अब जो है लगभग यहां बनेंगी। ठीक है, अब ये बोलना जितना आसान है, क्या बच्चों करना इतना आसान है। बोलना जितना आसान है, क्या ये करना आसान है। नहीं सर, करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले बहुत अच्छे से मापा जाता है, डॉक्टर साहब देखते हैं कि सही में हमें कितना फोकस बढ़ाना है, कितना घटाना है, उसके अनुसार से लेंस लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दादी तुमको नहीं दिखता है, नहीं बेटा नहीं दिखता है, रुको दादी हम एक काम करते हैं, हम उत्तल लेंस खरीद के लाएंगे, लगा लीजिए दादी, हुआ ठीक। नहीं बेटा अब तो अरु नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है दादी रुकिए हम लेके आते हैं, अवतल लगा दीजिए, हुआ ठीक, हाँ दादी होगा ना, बोलेगा हाँ पुता हो गया, चलो लगा दीजिए, ऐसे करके बांध दीजिए। क्या इतना आसान है कि कोई भी लेंस उठा के ला लीजिए और आंख में लगा दीजिए। क्या बच्चों इतना आसान है, बोलो हाँ या ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये इतना आसान नहीं है सर। ये इतना आसान नहीं है। डॉक्टर पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद जितना ज्यादा मतलब देखते हैं कि फोकस कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है।
बच्चों लेंस में होता है हंसना मत, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो हमारी आंख में कितना फोकस बढ़ाना है और कितना घटाना है, ये चीज डॉक्टर बताते हैं। आपको मैंने बताया था कि लेंस जो लगता है उसकी एक क्षमता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बच्चों की है ना, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपको मैंने बताया था। लेंस की क्षमता का ऐसा ही जो मात्रक है वो बच्चों डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर में हमारा क्षमता को मापा जाता है, जिसको मतलब डी से डिनोट करते हैं। और हमारी जो फोकस दूरी होती है वो बच्चों किस में होती है? मीटर में या सेंटीमीटर में। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, है ना, कि d इज इक्वल टू 1/f। 1/f जब ये मीटर में हो, ठीक है, और d इज इक्वल टू मैंने बताया था 100/f। 100/f जब ये सेंटीमीटर में हो। बताओ, है ना, मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो इसके अकॉर्डिंग ना, इसके अनुसार से डॉक्टर ठीक करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो बताइए उसको कौन सा दोष है? किसी व्यक्ति को पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो बताइए उसमें कौन सा दोष है? ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो कौन सा दोष है? तो आप कहेंगे सर पेपर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है मतलब निकट नहीं दिख रहा है। निकट नहीं दिख रहा है तो उसको कौन सा दोष होगा? तो गुरुजी उसको दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर। पेपर पढ़ने में उसको दिक्कत है मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 100 मीटर में चल रही गाय नहीं दिख रही है, 100 मीटर में चल रही गाय नहीं दिख रही है तो बताओ उसको कौन सा दोष है? अगर किसी व्यक्ति को 100 मीटर, है ना, अगर किसी व्यक्ति को 100 मीटर में स्थित गाय नहीं दिख रही है तो उसमें कौन सा दोष है? तो आप बोलोगे सर गाय नहीं दिख रही है मतलब दूर नहीं दिख रहा। दूर नहीं दिख रहा तो उल्टा होगा निकट दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है बच्चों, ठीक है, हाँ निकट दृष्टि दोष है, चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि इसके निवारण के लिए, किरणों को बहुत करीब में लाने के लिए, इसके निवारण के लिए अब हम लोग कंफर्म करते हैं कि बच्चों इसके निवारण के लिए क्या बोला आपने? उत्तल लेंस। तो बच्चों एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, ध्यान दीजिए। अब बताइए निकट में, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, निकट दोष में कौन सा लेंस लगेगा और दूर में कौन सा लगेगा? दूर दोष में कौन सा लगेगा? दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगेगा बताओ? तो अब बच्चों इसको जीवन भर याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो कहते हैं गुरुजी निकट में अवतल लगता है, निकट में अवतल लगता है, दूर में उत्तल लगता है। उस समय कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस आंसर बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सर, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम सीधा बन जाएगा। तो बच्चों इसका ट्रिक है, ध्यान रखिए। अच्छा, किसी भी बीमारी से बड़ा इलाज होता है या नहीं होता है? बच्चों इलाज बीमारी से बड़ा होता है या छोटा होता है? बताओ। तो इलाज हमेशा बड़ा होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नी कॉट कितना अक्षर है? 3, 1 2 3 अक्षर है 3। ये क्या है? बीमारी। ये क्या है? बीमारी। तो इससे बड़ा इलाज होगा, इससे बड़ा इलाज 1 2 3 4। अगर बीमारी 3 का है तो इलाज किसका होगा? 4 का। बीमारी 3 का है तो इलाज होगा 4 का। 1 और 2, बीमारी 2 का है, 1 2 3 इलाज होगा 3 का। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि बीमारी से बड़ा इलाज होता है, बीमारी से बड़ा इलाज होगा तभी व्यक्ति ठीक होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर बीमारी है 2 का तो इलाज होगा 3 का, बीमारी है 3 का तो इलाज होगा 4 का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये ट्रिक? एक छोटा सा ट्रिक जो मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सा ट्रिक है। जल्दी बताओ आपको कैसा लगा? गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि बीमारी से बड़ा हमेशा इलाज होता है। बीमारी 2 का है तो 3, इलाज 3, है ना, बीमारी 3 का है तो 4। इसके बाद बच्चों तीसरा दृष्टि दोष होता है ना, तीसरा दृष्टि दोष है जिसका नाम है जरा दूरदर्शिता। क्या है? जरा दूरदर्शिता। सबसे पहली बात बच्चों, अब हम बात करते हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, क्या लक्षण है इसके? अगर किसी बच्चे को इसका लक्षण पता है तो बताइए। सर मुझे पता है इसका लक्षण, कि यदि किसी व्यक्ति को ना तो दूर साफ दिखे और ना ही निकट साफ दिखे, ठीक है, ये होता है बच्चों सबसे पहले, ये जो बीमारी है जरा दूरदर्शिता, ये ज्यादा एज में होता है। अधिक उम्र हो जाने के कारण अगर व्यक्ति को ना दूर साफ दिखे ना निकट साफ दिखे तो उसमें होता है जरा दूरदर्शिता। ठीक है ना, तो अधिक उम्र हो जाने के बाद सामान्यतः बच्चों, हमेशा नहीं लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्यतः अधिक उम्र होने के बाद, अधिक उम्र हो जाने पर व्यक्ति को दूर तथा नजदीक दोनों की वस्तु
नजदीक, दोनों की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, साफ साफ नहीं दिखती है, साफ साफ नहीं दिखती है, साफ साफ नहीं दिखती है। नेत्र के इस दोष को, नेत्र के इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ना तो नजदीक साफ दिखेगा ना तो दूर साफ दिखेगा, तो हम इसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ठीक है, अब इसका रीजन बताओ। ठीक है, इसका रीजन बच्चों, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में आ गया कि सर कभी भी अगर पूछा जाए कि जरा दूरदृष्टि, है ना, जरा दूरदर्शिता से आप क्या कहते हैं, मतलब क्या समझते हैं, या जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे जब किसी व्यक्ति को दूर तथा नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, साफ साफ नहीं दिखे, तो हम इन्हें जरा दूरदर्शिता कहते हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी बताओ, है ना। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है बच्चों कि हमारा जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, अधिक उम्र हो जाने के कारण हमारी सिलियरी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण से हमारा नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है। तो इसका कारण है, ध्यान दीजिए, इसके कारण बताइए। इसके कारण है नेत्र की समंजन क्षमता खो जाना। ठीक है ना, कारण यही है बच्चों, नंबर 1 सबसे बड़ा कारण है इसका, एक ही कारण लिखना है आपको कि नेत्र की समंजन क्षमता खो जाना, समंजन क्षमता खो जाना, समंजन क्षमता खो जाना, क्षमता खो जाना। तो प्यारे बच्चों, खो जाना। अब बताओ, क्या यह दोष एक लेंस से ठीक हो सकता है ना? क्या यह दोष एक लेंस से ठीक हो सकता है? नहीं सर। अगर आप उत्तल लगा दोगे, तो आपका निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। अगर आप अवतल लगा दोगे, माफ कीजिएगा, उत्तल लगा दोगे तो दूर दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा, और अगर आप अवतल लगा दोगे तो निकट दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा। बताओ बच्चों, इसमें क्या लगाया जाए, है ना? तो आप कहेंगे सर इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए आपको दोनों लगाना पड़ेगा। तो निवारण के लिए, निवारण कैसे होगा? तो निवारण होगा बच्चों द्विफोक्सी लेंस है, यानी ऐसा लेंस लगाना होगा जिसमें दोनों लेंस हो। ठीक है, अब इसमें दो चीज है ना, तो बताइए बच्चों क्या करेंगे? हम दो चश्मा पहनेंगे? बताइए, क्या हम 2 चश्मा पहनेंगे? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा निवारण होगा वो कैसे होगा? क्या करेंगे आप? पहले एक चश्मा पहन लेंगे जिसे मतलब जिसमें उत्तल लगा हो, फिर ऊपर से लगा लेंगे जिसमें अवतल लगा हो। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? तो नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस है, किसका? द्विफोक्सी, है ना, या इसी को बोलते हैं बच्चों अंग्रेजी में बाईफोकल। क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस का। ठीक है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बच्चों आपको अच्छे से पता है, एक महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसको जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ था। बताओ एक महान व्यक्ति का नाम। तो आप बोलेंगे सर गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के जो चश्मे थे वो भी ऐसे ही थे, गांधी जी के चश्मे भी ऐसे थे, एक ही चश्मे में, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक ही चश्मे में बच्चों, ध्यान दीजिए, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा होता है, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा होता है। अब बच्चों ये बताइए कि एक ही चश्मे में, जल्दी दो ना, एक ही चश्मे में बच्चों ध्यान दीजिए, एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगा होता है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे एक ही चश्मे में होता है। अगर अब ध्यान देते हैं इसमें, अगर आपको एक ही चश्मे में दोनों लेंस होता है, जैसे बच्चों यहां से आधा दूर से बांट देते हैं, आधा दूर से बांट देते हैं। अब ये बात है कि नीचे वाले में क्या होता है? तो नीचे वाले में मेरे बच्चे, नीचे वाले में होता है अवतल। पूछा जाता है कि नीचे में कौन सा होता है? अवतल। ठीक है, और ऊपर में क्या होता है? ऊपर में बच्चों क्या होता है? ऊपर में उत्तल लगा होता है। तो नीचे वाले में होता है अवतल और ऊपर होता है उत्तल, एक ही चश्मे में दोनों लगा होता है। अब बच्चों बात यह है कि नीचे वाले चश्मे में हमें उत्तल लगा है, तो उत्तल हम कब माफ कीजिएगा, अवतल लगा है, अवतल हम कब लगाते हैं? तो आप कहें गुरुजी अवतल हम कब लगाते हैं? अवतल का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में,
निकट में हम लगाते हैं बच्चों अवतल, है ना, यानी इसमें निकट देखने, है ना, इसमें क्या होता है ना, तो निकट, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो मेरे बच्चे हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और दूर में प्रयोग करते हैं किसका, उत्तल का, किसका, उत्तल का। अब है ना, अब यहां पर अगर आपको दोनों में दिक्कत है तो एक ही चश्मा लगाइए जिसमें दोनों लगा होगा, ठीक है। अब आप आराम से देखेंगे कि इन दोनों का उपयोग करके आप चश्मे को, यानी कि अपने सिर को नीचे और ऊपर करके दूर और नजदीक की वस्तु को बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसमें लगता है क्या, बाईफोकल लेंस, या बच्चों है ना, हिंदी में बोलते हैं इसे द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं नीचे। चलो बच्चों ठीक है, तो नीचे होता है अवतल और ऊपर होता है उत्तल। इसके बाद भी एक, है ना, सर नो सर, नो सर, नीचे नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सही है सर, गलत हो गया, नीचे सर उत्तल होता है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, नीचे अवतल होता है, मैं एकदम बिल्कुल कंफर्म हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नीचे अवतल होता है। ठीक है, आपके फिजिक्स के गुरुजी भी यहीं पर है ना, बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको तीनों पता चल गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक बार हम देख लेते हैं फिर से, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपका चश्मा कौन सा होगा, उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, दूर में कौन सा होगा, और तीसरा है बच्चों अगर आपको जरा दूरदर्शिता हो गया है तो इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको निकट है, हमने बताया था कि इसमें हो जाएगा आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग। दूसरा क्या है बच्चों, दूर में क्या है हमारा, उत्तल लेंस का उपयोग हो जाएगा। और जरा दूरदर्शिता में क्या हो जाएगा आपका, है ना, सर इसको लगा के रखिए सर, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद भी बच्चों, ये तो हमारी आंख की मुख्य बीमारी है 3, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अबिंदुकता हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हमारा चौथा क्या है, अगर हम देखें बच्चों तो अबिंदुकता, है ना, अबिंदुकता बीमारी भी है बच्चों, ठीक है, हमारे आंख में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्षैतिज और उदर्ग की वस्तुओं को देखने में हमें दिक्कत होता है, यानी कि अगर कोई चीज, अगर कोई वस्तु ऐसे लेटी हुई है तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको, अगर आंख में अगर आपको बीमारी है तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, या फिर उबड़ा हो, या फिर टेढ़ा दिखे, ऐसा दिखेगा। और प्यारे बच्चों अगर कोई वस्तु इस तरह से खड़ी है ना, अगर कोई पोल खंभा खड़ा है तो ऐसे खंभा, है ना, ये ऐसे करके खंभा खड़ा है, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको, है ना, अगर आंख में आपका दोष हो जाता है तो यही चीज जो है तो इस प्रकार से, लेकिन आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा बच्चों, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा। ध्यान दीजिए, हल्का सा टेढ़ा दिखेगा। तो यदि मानव नेत्र में क्षैतिज की वस्तु और उदर की वस्तु को देखने में दिक्कत हो रहा है तो प्यारे बच्चों वैसे आंख में जो दोष है उसका नाम है अबिंदुकता। बहुत बार पूछा गया है, गुरुजी एक आंख में कम दिखता है, क्या लिख रहे हो? अच्छा, किसी प्रकार का दोष है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा अबिंदुकता के बारे में। हाँ चलिए, अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर नीचे वाले में, एक बार देख लीजिएगा चेक करके ना कौन सा लेंस होता है, नीचे वाले में सर उत्तल लगा होता है, आप लोग ऐसा करें, मैं कंफर्म हूं कि नीचे में अवतल होता है बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिए, अबिंदुकता में क्या होता है कि क्षैतिज और उदर की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस होती है। तो बच्चों क्या आप में से किसी को ऐसा होता है कि आपको खड़ी वस्तु को देखने में लगता है कि ना, कोई है ना पोल ऐसे एकदम सीधा खड़ा है, आपको लगता है नहीं सर थोड़ा टेढ़ा है। अब कोई वस्तु ऐसे करके रखी हुई, आपको लग रहा है सर ऐसे है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो अबिंदुकता में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अबिंदुकता में क्या होता है कि, है ना, जब किसी व्यक्ति को लिखने का तरीका आपका अपना होना चाहिए, जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज या उदर्ग, है ना, क्षैतिज या उदर्ग की वस्तु को देखने में कठिनाई हो, क्षैतिज या उदर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई हो, तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। पहले बच्चों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए
तो क्या इसका आंसर बता दोगे, हाँ या ना, जल्दी से। कि सर अगर पूछा जाए कि अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे, जब किसी मानव नेत्र को क्षैतिज या उदर की वस्तु को देखने में कठिनाई हो तो इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या अगर आप इसको लिख सकते हैं। और ये बच्चों इसका जो टेस्ट है, ये टेस्ट जितने भी हमारे मतलब कि लोको पायलट वगैरह होते हैं, जितने भी सॉरी हवाई जहाज उड़ाने वाले जितने भी पायलट्स होते हैं, उनमें ये चेंज है ना, ये चेकअप जो है 15-15 दिनों में होता है ना। क्योंकि अगर उनको खरी चीजें कभी टेढ़ी दिखने लगी या फिर सोई हुई चीजें थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा दिखा तो समझ लो फिर क्या होगा तो फिर हवाई जहाज को नीचे उतारने में उन्हें बहुत कठिनाई होगी। तो बच्चों एग्जाम में एक बार कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जितने भी हवाई जहाज उड़ाने वाले होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उनमें सबसे अधिक बीमारी कौन सी होती है। जितने भी पायलट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक बीमारी बच्चों अबिंदुकता का ही होता है, क्योंकि उन्हें क्षैतिज और उदर की वस्तु में ही थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई में वो उड़ते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हिस्ट्री का नोट्स भाई साहब, हिस्ट्री का नोट्स ऐप में डाल दिया गया है और व्हाट्सएप पर हम इस क्लास के बाद डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा करो इसको, है ना। तो बच्चों है ना, आपने देखा कि जब किसी व्यक्ति को क्षैतिज या उदर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। बच्चों एक और बीमारी है जिसका नाम आप सुने होंगे, वो है बच्चों मोतियाबिंद। क्या है, मोतियाबिंद बच्चों। ठीक है, कितने बच्चों ने इसका नाम सुना है, मोतियाबिंद। आपने बहुत सुना होगा, आपने प्रचार में बहुत देखा होगा, है ना, बिना चीड़े फाड़े मोतियाबिंद का इलाज करवाएं ठीक है, बहुत सुना होगा बच्चों की बिना चीड़े फाड़े, ठीक है, मोतियाबिंद का इलाज करवाइए। अब ये मोतियाबिंद क्या होता है बच्चों, ये बीमारी कभी भी कम एज में नहीं होती है, मतलब बहुत ज्यादा एज में आप देखेंगे, अधिकांश बुढ़ापे में देखते हैं ये बीमारी होती है। जब हमारी आंख में जो हमारा सबसे बाहरी भाग है, जो हमारा कॉर्निया है, उसके ऊपर में दूधिया रंग की छाली जम जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रकाश बच्चों, जिसके वजह से हमारा प्रकाश अच्छे से आंख में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रेटिना पर वस्तु का स्वच्छ प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। इस प्रकार के दोष को हम मोतियाबिंद कहते हैं। और बच्चों क्या क्या किसी चश्मे से यानी किसी लेंस से हम मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हैं, बताओ यस और नो बोलेंगे सर वहां छाली लगा हुआ है तो वो चश्मे से कैसे ठीक होगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो वहां पर से छाली को हटाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, छाली को हटाया जाता है। और हाँ एक चीज हम बता रहे हैं, अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गई है, इसके पहले मुझे बताना था, जहां पर हम लोग चश्मे को बच्चों अपनी मतलब शीशे में लगा करके, चश्मे में मतलब लेंस को उसमें लगा करके हम लोग चश्मा पहनते हैं, लेकिन इससे भी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, डायरेक्ट हमारे नेत्र में भी लेंस लग जाता है, डायरेक्ट हमारी आंख में लेंस लगा जाता है, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा इसका आंख मतलब है ना कभी खराब भी हुआ था। लेकिन बच्चों इन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसलिए लोग जल्दी नहीं करवाते हैं। ठीक है, यस। तो बच्चों मोतियाबिंद क्या है बताओ, मोतियाबिंद में क्या होता है, हमारी आंख में दूधिया रंग का क्या होता है, छाली जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रकाश अच्छे से हमारे नेत्र में नहीं पहुंच सकता है और हमारा रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बनता है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसे अगर आपसे ये पूछा जाए इसकी क्या परिभाषा है, क्या सर, अच्छा कंफर्म सॉरी बच्चों सॉरी, मुझे लगा कि मैं कंफर्म हूं और सच में मुझे अभी भी लग रहा है कि वही ठीक है, लेकिन चलो सॉरी, क्योंकि अभी इंटरनेट में चेक करके देखा गया तो ये बताया गया है कि नीचे हमारा उत्तल होता है, चलो भाई सॉरी बच्चों, ठीक है, और ऊपर अवतल होता है, अभी भी मुझे नहीं भरोसा हो रहा है ठीक है, सच में हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग उत्तल का प्रयोग तब करते हैं जब हमें दूर दृष्टि दोष होता है ना, दूर यानी कि हमें दूर साफ दिखता है, निकट नहीं दिखता। हाँ अब तो सही लग रहा है, क्योंकि बच्चों ये चीज हम देखते हैं अधिकांश की लोग नीचे करके ऐसे नीचे आंख करके देखते हैं पढ़ते हैं, यानी कि उसमें उत्तल नीचे ही होता है, तब तो इससे एकदम सही है। ठीक है, सॉरी 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 बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो चश्मा होता है जरा दूरदर्शिता में जो हम लोग लगाते हैं, जिसमें दोनों लेंस होते हैं, तो नीचे होता है उत्तल और ऊपर होता है अवतल, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा बच्चों कई बार पूछा जाता है, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, मोतियाबिंद किसे कहते हैं बच्चों। चलो आप लोग तो बहुत खुश होंगे सर हम जीत गए हम जीत गए बहुत सारे बच्चे पहले हमें कह रहे थे सर गलत है, नीचे उत्तर हुआ गुरुजी, अब ठीक है, हंस रहे हैं सब लोग। हाँ चलो क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो बोल लिखेंगे बच्चों
है ना, वृद्धा अवस्था में, है ना, या फिर बुढ़ापे में, है ना, अक्सर क्या होता है, बुढ़ापे में होता है ना बच्चों, तो कहेंगे वृद्धा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में, अवस्था में, वृद्धा अवस्था में हमारे नेत्र में, हमारे नेत्र में, वृद्धा अवस्था में हमारे नेत्र में दुधिया रंग की ना, दुधिया रंग की छाली जम जाती है, दुधिया रंग की, दुधिया रंग की परत जम जाती है, छाली बोलो, दुधिया रंग की परत जम जाती है, जम जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण प्रकाश, जिसके कारण प्रकाश अच्छे से हमारी आंखों में, अच्छे से हमारी आंखों में, आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है, पाता है, और वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर, प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर, हमारी रेटिना पर नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। इस दोष को, इस दोष को मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। बच्चों अक्सर देखेंगे ये बुढ़ापे में होता है, और अगर उनके आंख को आप करीब से देखेंगे, करीब से आप उनके आंख को देखेंगे तो बच्चों एकदम क्या होता है उसमें, बच्चों क्या होता है, मतलब कि सफेद रंग का छाली बैठ जाता है, और जिसकी वजह से उन्हें वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। तो बच्चों मैंने लिखा है कि वृद्धा अवस्था में हमारे नेत्र में दुधिया रंग की परत जम जाती है, जिसके कारण से प्रकाश अच्छे से हमारी आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता है, और वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर नहीं बन पाता है। इस दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। बच्चों सर गलत लिख दिए हैं आप, क्या गलत लिखे हैं, है ना, तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। कोई दिक्कत? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें कि सर मुझे याद हो गया परफेक्टली। यस सर, यस सर, समझ गए मोतियाबिंद क्या है। बच्चों देखो किसी भी चीज की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, बस याद रखना कि बात हम वही कहना चाह रहे हैं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। यस सर, याद हो गया, याद हो गया। नीचे अवतल होगा सर नहीं बच्चों, चलिए सही है। अच्छा बच्चों एक और बीमारी आपने सुना होगा, आंख में होता है, जिसका नाम है रतौंधी। बच्चों क्या आपने सुना है? लास्ट बीमारी इसके मैथ्स की क्लास है, क्या आपने रतौंधी बीमारी का नाम सुना है? रतौंधी, है ना, जल्दी बताओ, यस सर, नो? यस सर। अब देखेंगे आपको शाम में, आप घर से निकलेंगे, मतलब जैसे अगर शाम 7 बजे होता है, 7 में, है ना, शाम बच्चों अगर 7 बजे होता है तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 6 बजे शाम को ही लाइट लेके घूमेंगे। कुछ कुछ बूढ़े लोग देखेंगे, और कुछ मतलब कम एज में भी देखेंगे, 20-21 साल में भी देखेंगे। कुछ लोग बच्चों अपने हाथ में लाइट लेके घूमेंगे। हम बोलेंगे इतना शाम को लाइट लेके, है ना, क्यों घूमते हैं? तो बोलेंगे शाम होते ही हमें नहीं दिखता है। तो बच्चों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको शाम होते ही अच्छे से नहीं साफ दिखने लगता है, तो इस बीमारी को बच्चों हम रतौंधी बोलते हैं, यानी कि रात होने, मतलब रात होने से पहले ही उसको नहीं दिखने लगता है। जैसे कि शाम होने वाला है, जैसे मान के चलो कि पूरी तरह से अंधेरा हुआ 7 बजे, पूरी तरह से अंधेरा, एक है ना, एक नॉर्मल आदमी के लिए अंधेरा होता है 7 बजे, तो उस आदमी को 6:30 बजे के बाद ही दिखना बंद हो जाता है, 6:30 बजे के बाद ही दिखना बंद हो जाता है। तो बच्चों इसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो ना किस किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों, बताओ तो? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। अभी रतौंधी बीमारी क्या है? तो रात में बच्चों अंधेरा होने से पहले, थोड़ी देर पहले से ही अगर किसी व्यक्ति को साफ नहीं दिखने लगता है तो हम इस बीमारी को रतौंधी कहते हैं। और ये किसी चश्मे से, किसी ऑपरेशन से ठीक नहीं होता है, बल्कि बच्चों जो पौष्टिक आहार है, जो हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है, उसको खाने से, उसको पूरा करने से ये बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की कक्षा में यहीं तक रखते हैं, है ना। आपने सीखा कि रतौंधी क्या होता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो कहना बच्चों कि यदि किसी व्यक्ति को, है ना, यदि किसी व्यक्ति को कम अंधेरे में ही दिखना बंद हो जाए और उसको साफ नहीं दिखता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हम इसे रतौंधी कहते हैं।
कुछ एक दो बीमारी और है बच्चों, ट्रिकोमा वगैरह 2-3 बीमारी और है, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। और बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाले वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में हम लोग अगली कक्षा में सीखने वाले हैं। जैसे बच्चों क्या आपने ये क्वेश्चन सुना है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या आपने ये सुना है कि सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद रक्तताप प्रतीत क्यों होता है? रक्तताप प्रतीत क्यों होता है, यह आपने सुना होगा, प्रतीत क्यों होता है। आपने बच्चों सुना होगा इंद्रधनुष का नाम, इंद्रधनुष का नाम सुना होगा आपने बच्चों, है ना, आपने प्रिज्म का नाम सुना होगा, और आपने बच्चों, है ना, वर्ण विक्षेपण का नाम सुना होगा, वर्ण विक्षेपण का नाम सुना होगा। इन सभी टॉपिक को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, है ना, एक वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव की क्लास। तो और 2 क्लास हमारा मानव नेत्र के लिए होना चाहिए। यस, कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? चलो मैथ की क्लास बच्चों 8:15 में, तो हम मिलने वाले हैं 8:15 में मैथ की क्लास में। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और प्यारे बच्चों आज हिस्ट्री का नोट्स आप लोगों को एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है, जो चैप्टर खत्म हुआ है, बाकी इसका नोट्स बच्चों व्हाट्सएप पर हम डाल देंगे भी हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चे, और ये वाला भी क्या आप लोगों को मिलता है? ये जो नोट्स है जो हम लिखते हैं ये आपको मिलता है, यस और नो? जल्दी बताओ सर हमें नोट्स कैसे मिलेगा? बच्चों बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि नोट्स लेने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन पर बच्चों जो हमारा ऐप है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, डाउनलोड करना है। और बच्चों आप अगर अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो गुरुजी की फीस बहुत ज्यादा लगेगी, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो बच्चों फीस बहुत ज्यादा है, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए सालाना लगता है। आपको एक छोटा सा हमारा कोर्स लेना है जिसका नाम है बच्चों ड्रीम 450 प्लस, ठीक है। हमारा सपना है कि बिहार के बच्चों का 450 प्लस हर बच्चे का मार्क्स है। इसके लिए आपको, है ना, ड्रीम 450 क्लास ज्वाइन करना है, ऐप से जाके कोर्स परचेज कीजिए। कितनी फीस है बच्चों आप लोग बता दो, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हमारी फीस क्या है, बहुत कम फीस है। अब आप बच्चों इसको या तो हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं, दिशा ऑनलाइन ऐप से। अगर आपको दिक्कत होता है ऐप से परचेज करने में, आप गूगल पे फोन पे नहीं चलाते हैं, या आप अपने भैया दीदी पापा के फोन से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ये नंबर लीजिए 7700879453 या 6201320598 पर कॉल कीजिए और बोलिए मुझे सर का नोट्स चाहिए, मुझे संजय सर का नोट्स चाहिए। लिख करके, है ना, लिखिए व्हाट्सएप पर या कॉल करके बोलिए, आपको मिल जाएगा बच्चों। फीस मात्र है 499 रुपए पूरे साल का, एक साल में सब कुछ मिलता है। तो बच्चों कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में 8:15 में मैथ की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन थोड़ा सा आराम जरूर कर लीजिए क्योंकि मैथ पढ़ना है बच्चों। तो आप सब लोग जुड़िएगा। और बच्चों और कल हो सकता है कि कल आप लोगों का बच्चों, कल आपको एक मॉडल सेट मिले, हो सकता है कि कल शाम को आपको मॉडल सेट मिले जहां पर बच्चों मतलब 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ना, 80 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन वाले एक मॉडल सेट कल शाम को मिल सकते हैं, जिसको आप लोग लगाएंगे और देखेंगे कि अभी तक जो हम लोग फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ लिए, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायोलॉजी में 2 चैप्टर, टोटल हो गए बच्चों 7 चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, नहीं आते हैं। लव यू बच्चों, नीचे आप लोग कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसा लगा, और आप सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। लव यू बच्चों।